नमस्कार, के न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करेंगे यूपी पंजाब का रण महाभीषण। यूपी का चुनावी रण तीसरे दौर तक पहुंच चुका है। ये जंग बेहद दिलचस्प है क्योंकि 16 जिलों के जिन 59 अखाड़ों में 20 फरवरी को दंगल होना है, उन सब का मिजाज और अंदाज अलग अलग है। एक तरफ औद्योगिक नगरी कानपुर है तो दूसरी तरफ आलू बेल्ट। तीसरा अखाड़ा बुंदेलखंड का है। न केवल भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं, बल्कि बोलियां भी अलग है। इन सब के बीच 20 फरवरी को बस फैसले पर मुहर लगनी बाकी है। तीसरे चरण में दिग्गजों के कद प्रतिष्ठा का भी इम्तिहान है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, आईपीएस अफसर से राजनीति के बने असीम अरुण, सांसद व केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल जैसे चेहरे इस मुकाबले में कांटे की टक्कर में बने हुए हैं। पश्चिम में कांटे की लड़ाई के बाद इस चरण से चलने वाली बयार से आगे के चरण भी प्रभावित होंगे। बहरहाल सभी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को है। अब तक पहले चरण में 58 सीटों और दूसरे चरण में 55 सीट को कुल मिलाकर 113 सीटों पर मतदान हो चुका है। तीसरे चरण में 20 फरवरी को 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले और दूसरे चरण की तुलना में तीसरे फेज में ज्यादा जिलों में मतदान है। 16 जिलों में तीसरे चरण का मतदान कासगंज, हाथरस, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, इन सभी जिलों में 20 फरवरी यानी कि कल मतदान होना है। हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, 16 जिलों में 59 सीटों पर मतदान होना है। कासगंज, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, ये तमाम वो विधानसभा सीटें हैं जिनमें कल प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे। कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, ये सभी वो विधानसभाएं हैं जहां पर कल मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। कासगंज, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, 16 जिलों में तीसरे चरण के मतदान में ये तमाम जिले शामिल। कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, तो ये तमाम वो जिले हैं जहां कल मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम के बक्से में कैद करेंगे और तमाम मतदाताओं के द्वारा प्रत्याशियों की किस्मत का, उनके भाग्य का फैसला कल किया जाना है। तीसरे चरण का मतदान है, बेहद अहम है। और इसके बाद आइए आपको दिखाते हैं कि तीसरे चरण के दिग्गज कौन कौन हैं। यूपी पंजाब के महाभीषण रण में अब बात करेंगे तीसरे चरण के दिग्गजों की। तीसरे चरण की हॉट सीटों की यदि हम बात करें तो कासगंज, हाथरस, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, कानपुर, झांसी, ये सभी हॉट सीटें हैं। एक तरफ कानपुर औद्योगिक नगरी उत्तर प्रदेश की, कासगंज, हाथरस, मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़, कन्नौज, इटावा, और दूसरी तरफ बुंदेलों को साधने के लिए लगातार जिस तरह से कवायद करते हुए नजर आ रहे थे झांसी के मतदाता, कल तमाम प्रत्याशियों के हक में किस तरह का फैसला सुनाते हैं ये तो आगामी 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन कल इन तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का लेखा जोखा इन तमाम मतदाताओं के हाथ में। कासगंज, हाथरस, इटावा, मैनपुरी, कानपुर नगर और झांसी, ये तीसरे चरण की बेहद हॉट सीटें हैं। कांटे की टक्कर यहां पर हो रही है और देखना यह होगा कि लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सपा बनाम बीजेपी की लड़ाई बनी हुई है, कांग्रेस भी लगातार जोर मारती नजर आई है तीसरे चरण को लेकर। जिस तरह से जगह जगह कांग्रेस महासचिव और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के द्वारा प्रचार किया गया है, देखना ही होगा कि क्या मतदाता इस ओर ध्यान देते हैं। तीसरे चरण में 2.15 करोड़ से अधिक मतदाता कल प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। प्रत्याशी 1.16 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। मतदाताओं की यदि बात करें और 99.6 लाख से अधिक महिलाएं कल वोट करेंगी। ये आंकड़े हैं। 1096 तृतीय लिंग करेंगे मताधिकार का प्रयोग।
कल 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होना है। तीसरे चरण में 2.15 करोड़ से अधिक मतदाता 625 से अधिक मतदाताओं की किस्मत का फैसला करेंगे। 1.16 करोड़ पुरुष मतदाता इसमें शामिल हैं और 99.6 लाख से अधिक महिलाएं कल अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। इसमें ट्रांसजेंडर की बात की जाए तो 1096 ट्रांसजेंडर कल वोट डालेंगे। तो लगातार बात करेंगे, अलग अलग जगहों से संवाददाता हमारे जुड़ेंगे। कानपुर से हमारे साथ मधुर मोहन इस समय जुड़ चुके हैं। जी मधुर, कानपुर की यदि बात करें तो कानपुर नगर को बेहद हॉट सीट माना जा रहा है और कानपुर में 10 की 10 विधानसभाओं में जिस तरह से खास तौर से तमाम पार्टियों के आला कमान के दिग्गज नेता यहां पर पहुंचे हैं प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार के लिए, क्या कुछ लगता है आपको, किस तरफ पड़ रहा भारी है? बात करें तीसरे चरण के चुनाव की तो कल जो चुनाव होने उसमें 10 विधानसभा में चुनाव होते हैं, जिसमें 93 प्रत्याशी कल अपना दावेदारी कर रहे हैं और 35 लाख जो मतदाता है कल अपना मत देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें आ रही है कि अभी की यदि बात करें तो 10 विधानसभा में 7 विधानसभा भाजपा के पल्ले में है, क्योंकि 7 विधायक वहां पर है और 3 विधायक अदर पार्टी के हैं। लेकिन अभी जो कल से थमा है, प्रचार थमा है, उससे पहले तो अपने यहाँ के 2 मुखिया जो थे बड़े थे, एक प्रदेश के मुखिया, एक पूर्व मुखिया जो आए थे, उन्होंने कल पूरी ताकत झोंकी थी अपने चुनाव प्रचार को लेकर, अपने जो प्रत्याशी उनको जीत के लिए उसको लेकर कहीं ना कहीं अपनी, क्योंकि विधानसभा की बात करें आरनगर और सीसामऊ, ये 2 विधानसभा ऐसी हैं जो सपा के पल्ले में थी, लेकिन अब की इन दोनों में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, क्योंकि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने अपने एक अच्छे चेहरे उतारे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विधानसभा 2 वाकई बहुत रोमांचक विधानसभा होंगी। और कानपुर के और विधानसभा में बात करें तो बीजेपी पल्ला भारी है, लेकिन इसमें सपा के जितने भी प्रत्याशी उतरे कहीं ना कहीं वो इतने अच्छे चेहरे उतारे गए हैं कि बीजेपी के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो काटी की टक्कर यहाँ पर है, बने रहिएगा आप हमारे साथ चंद्रजीत सिंह मैनपुरी से जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ कुलदीप अवस्थी झांसी से संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चंद्रजीत, मैनपुरी की यदि स्थितियों की बात करें तो मैनपुरी समाजवादी पार्टी का हमेशा गढ़ कहा जाता है, नेताजी का कार्यक्षेत्र रहा है लंबे समय तक और कहीं ना कहीं नेताजी का सहारा यहाँ पर सपा सुप्रीमो को लेना पड़ा है। क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है इस समय? जी चंद्रजीत, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। कुलदीप अवस्थी हमारे साथ झांसी से बने हुए हैं। जी कुलदीप, झांसी की यदि बात करें तो बुंदेलों को साधने के लिए लगातार कवायद की जा रही थी। पिछली बार ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी के पाले में गई थी, इस बार क्या कुछ स्थिति बन रही है, क्या समीकरण बन रहे हैं? देखिए, जो भी फाइट है वो फाइट समाजवादी पार्टी से है। बुंदेलखंड की पूरी 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जीत दर्ज की थी और उसके बाद से इस बार जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे दिया गया है, बुंदे और यहाँ पर जो कॉरिडोर दिया गया है, डिफेंस कॉरिडोर, जिसको एक बड़ा हब है, उसके माध्यम से ये उम्मीद बीजेपी को है कि काफी अच्छा उस पर रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने यहाँ पर आके अपना जो रैली की थी, जो उन्होंने यहाँ पे आके अभी कल भी झांसी आके उन्होंने अपनी बात रखी है जालौन आके, तो कुल मिला के बुंदेलखंड में काफी इफेक्ट पड़ेगा इन सब चीजों का। और मेरा ये मानना है कि इस बार 4 से 5 सीटें ऐसी रहेंगी यहाँ पर जिसके अंदर बदलाव की स्थिति दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, लगातार बीजेपी की यदि बात करें तो जिस तरह से बुंदेलखंड की धरती पर हमेशा से पानी की किल्लत बनी रही है, हर घर जल योजना के द्वारा बीजेपी ने जो काम किया है उसको भुनाने की कोशिश इस चुनाव में की जा रही है। धरातल पर यदि देखें तो क्या वाकई में ये काम नजर आता है? देखिए, अभी ये जो स्कीम है इसके तहत लगातार पाइपलाइन डाली जा रही है, जगह जगह पानी की टंकियां बनाई जा रही हैं, तो इसमें यह कहना गलत नहीं होगा कि जो ये योजना थी इस पे काम तो हुआ है, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हो पाया है, काम अभी बाकी है। और काम पूरा हो जाने के बाद में हर घर को पानी देने का जो वायदा बीजेपी ने कर रखा है वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। इस बीच में एक जो बड़ा बदलाव यह देखने को मिला वो है केन बेतवा लिंक परियोजना। अभी हाल ही में जो बजट जारी किया गया था उसके अंदर कुछ पैसा भी इसमें रिलीज किया गया है, तो ये भी बड़ा फैक्टर है। क्योंकि बुंदेलखंड में पानी की कमी हमेशा से देखी गई है और यदि केन बेतवा लिंक हो जाता है तो यहाँ पर पानी की जो किल्लत है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो किसान यहाँ पे है, किसानों के माध्यम से जो यहाँ पर जो पूरा खेती यहाँ पे हो पाएगी, क्योंकि केन बेतवा लिंक एक बहुत बड़ी योजना है। इसके अंदर यदि काम होता है तो किसानों को लाभ मिलेगा और अमृत योजना के माध्यम से घर घर पानी पहुंचाने का जो संकल्प बीजेपी ने ले रखा है उस पर काम होगा। यहाँ पर जो चुनाव फंस है वो चुनाव फंसने का मेन कारण यहाँ पर रोजगार ना मिल पाना और यहाँ पर जो दूसरा बड़ा फैक्टर है वो है महंगाई। इस वाले मुद्दे को भी यहाँ की
जनता जो याद रखे हुए, और कल जब वो वोट करने जाएगी तो इस पर ध्यान जरूर देगी। जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। इसी बीच चंद्रजीत सिंह हमारे साथ मैनपुरी से जुड़ चुके हैं। जी चंद्र जी, मैनपुरी की यदि हम बात करें तो नेताजी का कार्यक्षेत्र माना जाता था और भारी मात्रा में उनके समर्थक वहां पर रहे हैं। सपा सुप्रीमो को भी नेताजी का आखिर में सहारा लेना पड़ा है, उनका साथ लेना पड़ा है, लेकिन क्या कुछ स्थिति बन रही है कि समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बचाने में कामयाब होगी इस बार? देखिए, आपको बता दें कि एक तरफ जो करेल की हॉट सीट जिसको कहा जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मुलायम सिंह भी इनके प्रचार में कूद पड़े हैं। अब बात करें तो विकास की, अब जनता विकास को लेके वोट देना चाहेगी। इसी क्रम में भाजपा के प्रत्याशी जो है SPS बघेल, वो अखिलेश यादव, वो भी अखिलेश यादव को उनके ही घर में चुनौती देने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौट कर आते हैं। मधुर भी हमारे साथ कानपुर से लगातार बने हुए हैं। जी मधुर, जिन तमाम सीटों की बात आपने की, कानपुर में यदि बात की जाए तो 3 सीटों पर जहां पर दिग्गज नजर आए प्रत्याशियों के समर्थन में, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की बात करें या सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बात करें या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, ये तमाम लोग 3 सीटों पर मुख्य तौर से सभाएं करने के लिए पहुंचे। लेकिन बाकी जो अन्य सीटें हैं उन सीटों पर बीजेपी का पहले तो दबदबा था। इस बार की स्थिति में क्या कुछ बदलाव नजर आ रहा है? क्या देख पा रहे हैं आप कुछ बदलाव? जी बिल्कुल, यदि हम कानपुर की 10 विधानसभाओं में 7 विधानसभा की बात है जो बीजेपी कब्जा अभी तक रहा है, उसमें 3 विधानसभा में जिसमें कब्जा नहीं था उसको लेकर बड़ा रोमांचक खेल अब किया जा रहा है, क्योंकि ये आडनगर और सीसामऊ ये 2 सीटें एक ऐसी हैं जो वाकई बहुत रोमांचक है। इसमें जितने भी चेहरे उतारे गए, सपा के हो, कांग्रेस हो, भाजपा के सब दिग्गज चेहरे उतारे गए। तो जितने भी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी तक आए हुए थे, अपने यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो भी आए हुए थे, पूर्व मुख्यमंत्री आए हुए थे, और जो अभी इंदिरा गांधी जी आई हुई थी, तो सबसे बड़ा सबका एक सवाल ये था कि हमारा जो मेन मकसद है वो है सिर्फ आडनगर और इसको जीतना, मतलब सीसामऊ को जीतना। लेकिन जो सबसे बड़ी एक टक्कर और सामने आ रही है, जो कानपुर की हॉट सीट मानी जाती है, किदवई नगर विधानसभा, जिसमें अजय कपूर और महेश त्रिवेदी, अजय कपूर कांग्रेस सीट से हैं और महेश त्रिवेदी भाजपा से, ये दोनों कानपुर के बाहुबली विधायक माने जाते हैं। इनको लेकर बड़ी टक्कर की सीट है, लेकिन सबकी नजर इसमें गड़ी किदवई नगर विधानसभा पे, क्योंकि एक टक्कर की बात करना, एक टक्कर होना अपने में रोमांचक खेल रहेगा और देखने की बात रहेगी कौन इस सीट से विजय होता है। जी बिल्कुल। इसके अलावा यदि कन्नौज सीट की बात करें तो जिस तरह से बीजेपी ने कानपुर के डीएम रह चुके असीम अरुण को वहां पर उतारा है, क्या लगता है आपको कि बीजेपी के पक्ष में ये फैसला जा पाएगा? जी बिल्कुल, यदि बात करें कहीं ना कहीं एक ये बड़ा निर्णय लेगा, तो कानपुर पुलिस कमिश्नर को डायरेक्ट उनको एक जगह कन्नौज से एक प्रत्याशी बना दिया। कहीं ना कहीं एक अपने में रोमांचक खेल वहां देखने मिले। कन्नौज जैसी सीट जो अभी तक भाजपा के पास थी, लेकिन वहां पे गढ़ माना था सपा का, लेकिन एक रोमांचक खेल देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये जो असीम अरुण को उतारा गया है, वोट बैंक वहां पे है, असीम अरुण जी का है, कहीं ना कहीं जीत को हासिल करेगा और एक बीजेपी सीट में ये सीट जाएगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ एटा से योगेश भी जुड़ चुके हैं। योगेश, एटा की यदि बात करें तो क्या कुछ स्थितियां बन रही है? जी योगेश, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? योगेश से हम संपर्क साधेंगे। इसी बीच हमारे साथ लगातार कुलदीप जी झांसी से बने हुए हैं। जी कुलदीप जी, जिस तरह से आप झांसी में बात कर रहे थे कि तमाम मुद्दे केन बेतवा लिंक से लेकर जल को लिए जो काम चल रहा है वो काम तो हुआ है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है, उसको लेकर आप बातचीत कर रहे थे। क्या लगता है आपको, कितने % मतदाता इस ओर ध्यान देकर वोट करेंगे और क्या इसका नुकसान बीजेपी को मिल सकता है? देखिए, अगर यहाँ आपकी बात की जाए तो झांसी जिले की जो सदर विधानसभा सीट है, ये पिछले 10 साल से बीजेपी के पास में है। ये सीट उस वक्त भी बीजेपी के पास थी जब बुंदेलखंड में उनके पास केवल एक सीट थी। तो कहीं ना कहीं झांसी सदर सीट की स्थिति काफी मजबूत है। लेकिन जो पेच फंसा हुआ है वो फंसा हुआ है गरोठा में। गरोठा में पूर्व विधायक रह चुके हैं दीप नारायण सिंह यादव, समाजवादी पार्टी से मैदान में है। इनके सामने जवाहर राजपूत वो विधायक है जो उनको हराने के बाद यहाँ आए थे। तो कुल मिला के गरोठा वाली सीट पर दोनों प्रत्याशी आमने सामने, और इस सीट पर निर्णायक भूमिका में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के। अब जैसे कल एक झगड़ा भी वहां हो गया था, दोनों लोगों ने आरोप लगाया था कि हम लोग चुनाव में जीत रहे हैं, इसलिए दूसरी वाली पार्टी की तरफ से हमारे साथ मारपीट की जा रही है। तो इस मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। तो केवल ये एक ऐसी सीट है 4 विधानसभाओं में जहां पर अभी मुकदमेबाजी शुरू हो गई है। अब अगर बात करें बबीरा विधानसभा की, तो वहां से पूर्व सांसद
डॉक्टर चंद्रपाल के बेटे यशपाल यादव मैदान में है, जो कि समाजवादी पार्टी के दामन थामे हुए हैं। और उनका ये मानना है कि उन्होंने 2017 में शिकस्त खाने के बाद में हर दिन विधानसभा में जाकर चुनाव लड़ा है। मतलब एक नया ऐसा चेहरा है जिसने हर दिन चुनाव लड़ा है। तो बबीना विधानसभा में इस वक्त पेच फंसा हुआ है, टक्कर बराबरी की है, जिसमें समाजवादी पार्टी की बढ़त दिखाई दे रही है। हालांकि आम जनता मतदान करेगी, उसके बाद कुछ और लोग सामने आएगा और ये पब्लिक है, इसका मन जान लेना बड़ा मुश्किल होता है। बात जरूर ये कर रही है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी की, लेकिन ये वोट किसे कह रही है ये बस वही जानती है। और यहाँ पर एक मौरानीपुर सीट भी है, जहां पर ये एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर पूरे बुंदेलखंड में अपना दल को जो सीट मिली है वो मौरानीपुर सीट है, जहां पर डॉक्टर रश्मि आर्या चुनाव लड़ रही हैं। और अपना दल का होने के बावजूद उन्होंने अपना दबदबा बनाया हुआ है और आम जनता के बीच जाकर जिस तरह की नीतियां उन्होंने बताई हैं, जो उन्होंने कहा है कि बीजेपी और अपना दल का जो गठबंधन है वो काम करेगा, तो जनता का रुख मौरानीपुर में अपना दल की तरफ, झांसी में बीजेपी की तरफ और मौरानीपुर आपका गरौठा और बबीना में, ये दोनों के बीच में समानता दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। बुंदेलखंड की 19 सीटों की बात करें तो सपा इस बार कितने में सेंध लगाने में कामयाब हो सकती है? जी द्वारा पूछे। जी, सवाल मेरा ये है कि बुंदेलखंड की 19 सीटों की यदि बात करें तो पिछली बार क्लीन स्वीप हुआ था भाजपा के द्वारा, इस बार सपा कितने गढ़ों में सेंध लगा सकती है? देखिए, इसमें ये मान सकते हैं हम कि आधी सीटों पर तो बीजेपी सुरक्षित है, लेकिन आधी सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी का सीधा मुकाबला है। लेकिन 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीएसपी की स्थिति काफी मजबूत है, ललितपुर सीट और महरौनी सीट। ललितपुर सीट पर गुड्डू राजा बीएसपी के बैनर तले चुनावी मैदान में है और वहां पर उनकी जो पृष्ठभूमि है, उनके जो पूरा परिवार है, जो राजनेता परिवार से वो आते हैं, उस हिसाब से उनकी स्थिति काफी मजबूत है। और महरौनी के अंदर भी बीएसपी कैंडिडेट अपनी स्थिति काफी बनाए हुए हैं। तो ये मान सकते हैं कि 2 से 3 सीटें कम से कम 3 सीटें बीएसपी के पास जाने का अनुमान है और 7 से 8 सीटों पर काफी कड़ा मुकाबला और बाकी सीटों पर बीजेपी सुरक्षित। जी बिल्कुल। चंद्रजीत सिंह मैनपुरी से लगातार हमारे साथ बने हैं। चंद्रजीत, जिस तरह से हम यहाँ पर बुंदेलखंड की बात कर रहे थे, मैनपुरी और आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो क्या लगता है आपको इस बार किसके हक में कितनी सीटें जाने की संभावना अभी दिखाई दे रही है? आखिरी फैसला तो यकीनन मतदाता करेंगे, लेकिन इस समय क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए, मैनपुरी की अगर बात करें तो सपा जो करहल सीट है उस पर सपा जीत सकती है। बाकी अगर विधानसभा करहल तो विधानसभा कितनी भोगांव और विधानसभा हेलो जी अपनी बात पूरी करें आप चंद्रजीत। जी, अगर करहल को छोड़ के अगर तीनों विधानसभाओं की बात करें तो ये भाजपा और सपा में सीधी टक्कर इस बार दिखाई दे रही है। जी, करहल में अखिलेश की सीट कितनी सुरक्षित है, कितनी आसानी से निकाल पाएंगे? देखिए, आपको बता दें कि अगर जातिगत आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पे यादव जो वर्ग है वो 30% है और शाक्य 13% है और ठाकुर 8%, ब्राह्मण 6% है और लोधी 3% है और मुस्लिम 5% है और इसमें मुस्लिम भी इस चुनाव इसमें सपा के साथ जुड़ सकता है। बाकी कुल मतदाता 13,65,000 से अधिक भी कल मतदान करेंगे। बाकी चुनाव जी बिल्कुल। इसके अलावा चंद्रजीत, करहल सीट के अलावा बाकी दोनों सीटों पर किसका दबदबा अधिक दिखाई दे रहा है? देखिए, बाकी कितनी और भोगांव और सदर मैनपुरी सदर की अगर बात करते हैं तो तीनों सीटों पर भाजपा और सपा में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। जी ठीक है, हमारे साथ एटा से योगेश भी जुड़ चुके हैं। योगेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी मैम। जी योगेश, एटा की यदि स्थिति की बात करें तो क्या कुछ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, किसके बीच में कल टक्कर होनी है? जी मैं आपको बता दूं, एटा में 4 विधानसभाएं हैं और चारों में पहले भारतीय जनता पार्टी का रहा है 17। उससे पहले माना जाता था अगर समाजवादी पार्टी की पहले जो 4 सीटें थी वो समाजवादी पार्टी के खाते में। जी बिल्कुल योगेश, आप अपनी बात पूरी करें। आप देखने की बात ये हो जी योगेश, आप अपनी बात पूरी करें। मधुर, आपसे अनुरोध करेंगे फोन बटन को आप म्यूट कर दें। जी योगेश, अपनी बात पूरी करें।
हेलो योगेश, आपके पास हम वापस लौट कर आएंगे, शायद संपर्क हमारा ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। मधुर, लगातार हम कानपुर की बात कर रहे थे, कानपुर के आसपास कन्नौज की भी बात की है। लगातार हॉट सीट यहां पर मानी जा रही हैं और लगातार इसको लेकर प्रचार प्रसार भी किया गया है। पिछली बार 7 सीटें बीजेपी के पक्ष में थी, 3 सीटों को लेकर जिस तरह से आप आर्य नगर की सीट की बात कर रहे थे, आर्य नगर की सीट पे भी लगातार कांग्रेस के द्वारा कोशिश की जा रही है। सीसामऊ सीट की आप बात कर रहे थे, 7 में से कितनी बीजेपी बचा पाएगी? क्या बीजेपी इस बार सीटें खोएगी भी इन 7 में से? जी बिल्कुल, यदि बात करें यदि दौरे की, तो कल जो मुख्यमंत्री दौरा था उससे पहले तो ये जरूर लग रहा था कि हाँ कहीं ना कहीं बीजेपी झटके लगे, लेकिन कल दौरे के बाद जो कल जब दौरा किया उन्होंने जनसभा जब उन्होंने अपने 5 वर्ष के कार्य मुख्यमंत्री ने गिनाए तो उससे कई लोग बहुत सहमत हुए। उन्होंने 5 साल बाद अब की जब जीत से बोला कि अब मैं फिर मुख्यमंत्री बनूंगा, ये कार्य करूँ, तो लोग कहीं ना कहीं बहुत सहमत हुए। और कानपुर एक बहुत बड़ी देखा जाए तो ब्राह्मण मूल्य क्षेत्र है पूरा कानपुर, ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी ये बात सामने आ रही कि 10 में से कम 8 या 9 सीटें तो आनी चाहिए ब्राह्मण के, मतलब बीजेपी की, क्योंकि कहीं ना बीजेपी बहुत ताकत से है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र घाटमपुर पड़ता है, घाटमपुर में जो भाजपा और अपना गठबंधन है उसको लेकर बड़े संशय बैठा, क्योंकि वहां के लोगों को साफ कहना कि मैं गठबंधन को नहीं, मैं बीजेपी जिताऊंगा। लेकिन गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं सरोज कुरेल, वो पहले बसपा प्रत्याशी थे, तो कहीं ना कहीं वो सीट इनकी खतरे में जरूर है, वो घाटमपुर वाली सीट पर जाती। बाकी 9 की 9 सीट में बीजेपी अच्छी टक्कर दे रही है। जी, इसके अलावा जिस तरह से आप बात कर रहे हैं घाटमपुर के अलावा कल्याणपुर और बिठूर सीट की भी यदि बात करें तो इधर कोई दिग्गज नेता नहीं पहुंचे, हालांकि डिप्टी सीएम जरूर गए थे बिठूर प्रचार प्रसार करने के लिए। पर क्या लग रहा है यहाँ पर किस तरह की टक्कर है और क्या यहाँ पर बीजेपी फिर से अपनी सीट बचा पाएगी? जी बिल्कुल, यदि कल्याणपुर विधानसभा की हम बात करें, वहाँ पे जो भाजपा प्रत्याशी और सपा प्रत्याशी इनकी जोरदार टक्कर है, लेकिन वहाँ नाराजगी साफ देखने को भाजपा प्रत्याशी के लिए मिल रही। वहाँ पे जो सपा का गढ़ है, सपा के जो प्रत्याशी उनका बहुत अच्छा बोलबाला सतीश निगम का, तो कहीं ना कहीं एक ये भी सीट इनके लिए खतरे की पैदा हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं कल जब ये मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, उन्होंने जब वहाँ पे लोगों को आश्वासन दिलवाया कि वहाँ मुख्यमंत्री मुझे बनाइए, मैं अच्छे से अच्छा कार्य करूँ, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक आशा जगी। लेकिन सपा प्रत्याशी बात कर रहे तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर एक दबाव बनाए हुए देखा जा पाता है। अच्छी फाइट कर रहे हैं सपा की, हो सकता है कि जो 9 सीट की बात सामने चल रही है उसमें एक सीट तो इनको भी एक घाटा कल्याणपुर सोच सकता, बाकी सब सीटों में इनका अच्छा दबाव है भाजपा वालों का। जी बिल्कुल योगेश, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। एटा को लेकर आप जानकारी दे रहे थे, जानकारी हमें पूरी नहीं मिल पाई थी, एक बार फिर से स्थिति बताएं। जी योगेश, अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप चेक करें, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हेलो मैम, आवाज आ रही है? जी मैं आपको बता दूं मैम, ये एटा में 4 विधानसभा है, चारों विधानसभा समाजवादी पार्टी का पहले गढ़ रहा, मगर 17 में भारतीय जनता पार्टी की 4 विधानसभा पे चित्र पे रहा है। मगर अब की बात देखने की बात ये होगी कि इस बार किसका रहता है। मगर जहां देखने की बात ये आ रही है, देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बराबर की टक्कर देखी जा रही है। तो इस बार आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं सेंध लगा सकती है बीजेपी के गढ़ में? जी 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 बिल्कुल। कुलदीप जी, आपके पास आएंगे। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं 16 जिलों की 59 सीटों पर कल मतदान होना है और इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी का भी जो प्रचार प्रसार शुरू हुआ तो कानपुर से शुरू होकर बुंदेलखंड की ओर वो लोग आगे बढ़े थे और लगातार बीजेपी ने भी बुंदेलखंड को साधने के लिए तमाम परियोजनाएं, तमाम केंद्र के द्वारा जितनी भी सुविधाएं दी जा सकती थी वो ठीक चुनाव से पहले भी योजनाओं का लगातार जिक्र किया है। क्या लगता है आपको कि 16 जिलों की जो 59 सीटों की बात कर रहे हैं और हॉट सीटों की खासतौर से बात कर रहे हैं, इस बार कितनी मिलनी है? क्योंकि पिछली बार बीजेपी को काफी सीटें मिली थी, कितनी बचा पाएगी और कितनी खोएगी इस बार? जी कुलदीप जी, अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक करिएगा। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए मैम, ऐसा है कि राजनीति में एक अल्फाज होता है, उसका नाम है एंटी इनकम्बेंसी। जी, ये एंटी इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर होता है और इसके बाद में 5 सालों के दरमियान किसी भी व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं होता कि वो 100% लोगों को खुश कर पाए। तो कुछ ना कुछ लोग तो नाखुश रहते ही हैं। तो ये आप बात कर रही हैं, इनमें से जाहिर सी बात है कि 59 सीटों में जो सीटें 44 थी अभी बीजेपी के पास में, इनमें कुछ ना कुछ कम तो जरूर होंगी। लेकिन जिस तरह से जो माहौल देखने को मुझे मिल रहा है, मैं पिछले 1 महीने से लगातार घूम रहा हूँ, उस दरमियान ये देखने को मिल रहा है कि इस बार बीजेपी की सीटें घटेंगी लेकिन सरकार बीजेपी ही बनाएगी। लेकिन अगले सालों का जो दावा है और जो 300 यूनिट बिजली का जो वायदा उन्होंने किया है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। 300 यूनिट बिजली के लिए जब मैंने एक बार क्वेश्चन किया था, एक बड़े नेता थे, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारी सोच ये है कि आम जनता के पास में जो उसकी गाड़ी कमाई है,
यदि हम उससे बिजली का बिल नहीं लेते हैं तो वो बिजली का बिल उसके पास वो पैसा रह जाएगा और उसके पास में उससे उसकी पूंजी इकट्ठी होगी। तो ये एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये बहुत बड़ा तबका ऐसा होता है जो कि सिर्फ बहुत छोटे वर्ग से बिलोंग करता है और उसके लिए 300 यूनिट बिजली एक बड़ा मुद्दा है। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाला है इस पूरे चुनाव के अंदर। जो पार्टियां कुछ भी दावा करें, लेकिन इस बार अंतर देखने को जरूर मिलेगा। तो बीजेपी की सीटें कम जरूर होगी, लेकिन कितनी कम होंगी ये कहना मुश्किल है। कि सरकार बिल्कुल किनारे से बना पाते हैं या फिर बिल्कुल किनारे से सरकार से बाहर हो जाते हैं, ये 10 मार्च को स्टॉप होगा। जी बिल्कुल। मधुर, जिस तरह से यहाँ पर कुलदीप जी का कहना है कि कुछ सीटों का नुकसान जरूर होगा, और सीटों का नुकसान इसलिए भी होगा क्योंकि सपा के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा चारों तरफ से जाल बिछाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से 300 यूनिट बिजली की तो बात की गई है, लेकिन उसके अलावा पूरे उनके कार्यकाल में फ्री राशन की घोषणा भी अखिलेश यादव ने की है। क्या लगता है आपको कि अभी तक कोरोना काल की वजह से भाजपा लगातार फ्री राशन दे रही थी, क्या संभव हो पाएगा? और जिस तरह से मतदाताओं को रुझाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, क्या ये पैतरा चल पाएगा चुनाव से ठीक पहले? जी बिल्कुल। यदि हम बात करें मतदाताओं को लुभाने के लिए जो भी सरकार रहती है, चाहे केंद्र में हो, चाहे प्रदेश में हो, जो भी विपक्ष में हो, वो चुनाव समय कहीं ना कहीं बहुत वादे करती है। वो वादे में कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो आते हैं। तो ये बस फैक्ट है कि ये जैसे अखिलेश यादव जी ने जो ये बोला था कि 300 यूनिट फ्री करेंगे और राशन बांटेंगे, लेकिन अभी जब हम लोग जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग जो हम लोग जीरो के न्यूज की टीम ने की है, उस पर साफ निकल के आया था। जैसे हम लोग मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र में गया, वहां पे महिलाओं से बात की तो महिलाओं से साफ कहना था कि हम योगी और मोदी देख के वोट देंगे क्योंकि उन्होंने हमें कोरोना काल में राशन दिया। लेकिन वही हम यदि उनके जेंट्स की बात करूँ, उनका साफ कहना मैं वोट नहीं दूंगा, मैं सपा सरकार दूंगा, कांग्रेस सरकार दूंगा। तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट बात है, जो सरकारें आती लुभाने के लिए आती है, लेकिन ये मतदाता के एक निर्णय लेता कि मतदाता क्या करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो टक्कर होगी, चाहे कानपुर की बात करें और भी विधानसभा की बात करें और भी क्षेत्र की बात करें और भी प्रदेश की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो मामले चल रहे हैं उसको देखते हैं प्रदेश सरकार में अब की जो सपा का बोलबाला देखने मिला, तो कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन यदि हम जीरो रिपोर्टिंग ग्राउंड रिपोर्टिंग बात करें, कहीं ना कहीं जो सरकार बन रही वो बन योग्य नहीं, लेकिन हाँ जो मतलब जो विधानसभा 85 उतार है उसमें कहीं ना कहीं झटके मिलेंगे। जी बिल्कुल। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मधुर। कुलदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मैनपुरी से संवाददाता चंद्रजीत जुड़े हुए थे। चंद्रजीत आपका शुक्रिया और योगेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम यहाँ पर यूपी के रण की बात कर रहे थे, जिस तरह से कल 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है और प्रत्याशी कल तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाताओं के द्वारा किया जाएगा। देखना यह होगा कि 10 मार्च को जब पेटियां खुलती हैं, ईवीएम खुलती हैं, तो किसके पक्ष में क्या फैसला आता है। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद बात करेंगे पंजाब के रण की। आप देख